मेरा सड़क का हाल इस तरह से है, अगर आप सावन के महीने में अगर आप बीज अगर बो देंगे धान का तो वहाँ पे खेती हो जाएगा। इस लोगों को रोजगार का सृजन होगा, लोग वहाँ से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, और जो लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं 10-15 हज़ार रुपये के लिए, वो घर पर रह के सारा चीज कर सकते हैं। पंचायत भवन जो होता है सो एक अंग होता है, अगर आप अंग को नहीं ढक पा रहे हैं तो फिर विकास कैसे होगा? अगर आप जहाँ से रहते हैं उसी को अगर सही, आपका घर ही सही नहीं है तो फिर आप बाहर लोगों को कैसे सेवा कर सकते हैं? सफर नया भारत के इस विशेष बातचीत सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जम्मुआ प्रखंड के बलगो पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी श्रीमती दाखिया देवी के प्रतिनिधित्वकर्ता राजेश रविदास के साथ यहाँ पे हैं और आज कुछ विशेष टॉपिक पर बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे भारतीय संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाएगा, जिसमें भारत के तमाम जनता को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना कीमती वोट का इस्तेमाल एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का चयन करने में करे, एक अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता का चयन करने में करे, जो उनका नेतृत्व कर सके, उनके हर समस्याओं के साथ हमेशा से खड़ा रह सके, उनके सुख हो दुख हो हर चीज़ों में वो शामिल हो सके, और चाहे भारत के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, नीचे तबके के हो या फिर उच्च तबके के हो, सभी के साथ कदम से कदम मिला करके चल सके, ऐसे नेतृत्वकर्ता का चयन करने का अधिकार भारत के हर लोगों को दिया गया है। और अभी भी पंचायत चुनाव का सरगर्मी सर चढ़ करके सभी का बोल रहा है और सभी लोग अभी समाज सेवी बन गए हैं। तो इस विषय पर और इन दिनों में ये चीजें देखना होगा कि हम एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का चयन कैसे करें, उनके गुण क्या होने चाहिए, कैसा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, ताकि हमारे पंचायत का और हमारे क्षेत्र का निश्चित विकास हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अभी युवा हैं और एक युवा सोच आपका है, इस सोच के साथ आप किस प्रकार से भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं? और नमस्कार, मैं राजेश रविदास बलगो पंचायत का मुखिया पद प्रत्याशी हूँ। और जैसे कि मैं अपने पंचायत की समस्याओं की बात करूं तो हर एक क्षेत्र में मतलब कि अभी तक जितने भी 2010 से लेकर 2022 तक लगातार 2 बार मुखिया का चयन यहाँ पे हुआ है, लेकिन अभी तक 12 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ कमीशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। मिशन के लिए किन्होंने भी काम नहीं किया। यहाँ पे अगर जब तक आप मिशन के लिए काम करेंगे तभी हमारा क्षेत्र परिवर्तन होगा, तभी हमारे क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन जब तक आप इसको कमीशन के लिए काम किया जाएगा तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। और हमारा विजन है मिशन के लिए काम करना, ना कि कमीशन के लिए काम करना। इसी के साथ हम लोग चुनाव में उतरे हैं और हमारा जो मकसद है कि इस पंचायत को पूरे कमीशन मुक्त बनाना है। कहते हैं कि जो कमीशन के लिए काम करता है वो कभी भी अपने पंचायत या अपने क्षेत्र में परिवर्तन नहीं ला सकता है, लेकिन जो मिशन के लिए काम करता है वो अवश्य ही समाज में परिवर्तन लेकर के आता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर आप जो हैं मिशन के लिए काम करेंगे, कमीशन के लिए नहीं, तो इस विषय पर क्या कहिएगा कि कैसे मिशन आपका क्या है और विजन आपका क्या है? देखिए, मैं अगर मिशन की बात करूं तो हमारा जो मिशन है 12 सालों में जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे मैं मुखिया की बात करूं तो उन्होंने कभी भी इन चीज़ों पर पहल नहीं की कि अगर किसी भी चीज़ के लिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं, अगर किसी को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाना है तो उससे पहले उनसे 10,000-15,000 रुपये लिया जाता है। इससे कमीशन को मतलब जो लोगों के पास उतने सारे पैसे नहीं हो पाते हैं, जैसे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनसे भी 10-15 हज़ार रुपये लिया जाता है। अगर किसी से बात करूं वृद्धा पेंशन को, तो वृद्धा पेंशन करवाने के लिए उनसे 2,000 रुपये लिया जाता है। तो अगर लोगों से इस तरह से कमीशन लिया जाएगा तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? कमीशन का बढ़ावा बढ़ता जाएगा, वो लोगों में जो हम लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं वो परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो आपने बताया कि ये चीज़ें जो है हर एक जो सरकारी फंड है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। आपके पंचायत में कहीं ऐसा है जहाँ पे बिना कमीशन का काम हुआ हो? अभी तक तो ऐसा कहीं दिखा नहीं। जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं चुनाव कैंपेन के लिए अपने पंचायत के भ्रमण कर रहा था तो एक गांव है मेरे पंचायत में, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के लोगों से जब मिला तो वो लोग मुझे हाथ पकड़ के रोने लगे। उन लोगों को जिसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, लेकिन उन लोगों ने पैसा नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनका प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक नहीं मिला। उन लोगों ने हाथ पकड़ के रोना लगा कि हमारे पास अगर पैसे होते हैं 20,000-15,000 रुपया तो हम फिर सरकार के पास क्यों जाते हैं? हम खुद अपना मकान बना सकते थे, हम खुद अपना
सब कुछ कर सकते थे। लेकिन सरकार अगर मुझे फंड दे रही है तो इसलिए दे रही है क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और मुझे ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है और इसी को हम लोग को परिवर्तन करना है। मिशन जो हमारा है वो कमीशन मुक्त बनाना है पंचायत को, यही मिशन के साथ हम लोग उतरे। जैसा कि अभी आपके जो पंचायत है उसमें कोई और प्रतिनिधित्व करता थे, आपका क्या ऐसा लगा कि आखिर पंचायत में हमारा परिवर्तन नहीं हो पाया है जिस वजह से आप मुखिया का प्रत्याशी बनकर के मैदान में आ गए हैं? देखिए 12 सालों की अगर बात करूं तो 12 सालों से लगभग 2 मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पे रहे। लेकिन अभी पंचायत के सिर्फ कमीशन की बात मैं नहीं करता हूँ, और भी बहुत सारे समस्याएं हैं हमारे पंचायत में। जैसे मैं बात करूँ पंचायत भवन की, पंचायत भवन मुखिया का एक कार्यकाल का एक भवन होता है जहां से पंचायत का सारा कार्यकाल वहां से संभाला जाता है। लेकिन अगर देखिएगा हमारे पंचायत भवन का अगर भ्रमण कीजिएगा तो हमारे पंचायत भवन में ना किसी प्रकार की लाइट है, ना कुर्सी है, ना कोई पंखा है, जहां से लोगों को कुछ मतलब कि वैसा कोई साधन नहीं है जहां वो लगे कि ये कार्यालय है, मुखिया का कार्यालय है। उस पर जरा सा भी कोई पहल नहीं किया गया, सिर्फ कमीशन के ऊपर ध्यान दिया गया है, लोगों से कमीशन लिया गया है, लूटपाट मचाया गया है और इन सब चीजों पर कोई पहल नहीं किया गया। आपने बताया कि जो पंचायत भवन होता है वो अपने पंचायत का एक अंग भी होता है, और यदि कोई प्रधान अपने उस अंग का रक्षा नहीं कर पाए और उसका बेहतरीन विकास नहीं कर पाए तो पूरे पंचायत का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? ये आपको लगता है कि जब पंचायत भवन का विकास नहीं हो पाया है तो पूरे पंचायत का विकास हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आपने कहा कि पंचायत भवन जो होता है सो एक अंग होता है, अगर आप अंग को नहीं ढक पा रहे हैं तो फिर विकास कैसे होगा? अगर आप जहां से रहते हैं उसी को अगर सही, आपका घर ही सही नहीं है तो फिर आप बाहर लोगों को कैसे सेवा कर सकते हैं? आपका जो है आने वाला 5 साल किस प्रकार से होने वाला है? जनता का समर्थन आपके साथ रहा, आपके साथ विश्वास किए, आपको वोट किए, तो वो जानना चाहते हैं जनता कि आप 5 साल में आने वाले में क्या करिएगा, क्योंकि 2 बार झेल चुका है, देख चुका है कि कितना परिवर्तन हो पाया है। देखिए अभी की मैं बात करूं, वर्तमान समय में जो प्रमुख समस्याएं हैं वो शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्याएं हैं, सिंचाई व्यवस्था की समस्याएं, सड़क की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं। और लेकिन इन सब समस्याओं पर अभी तक किसी ने पहल नहीं की है। शिक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो हमारे क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूलें हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को बाहर के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उनको तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ना होता है। लेकिन उसके ऊपर कभी कोई पहल नहीं किया गया, क्योंकि अगर वो पहल करते हैं और शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा होता है तो वो बच्चे उनसे सवाल करने लगेंगे कि आप कमीशन कैसे ले रहे हैं। लेकिन उन लोग चाहते हैं कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था अगर मजबूत हो जाए बच्चे हमसे सवाल नहीं करें, इसलिए इस चीज़ पर कभी जोर नहीं दिया। दूसरी बात है स्वास्थ्य की बात। हमारा जो अभी बलुआ पंचायत की बात करूं तो 2010 से लेकर 2022 तक मुखिया का जो सीट है वो महिला सीट आरक्षित हुई है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए अभी वैसा कोई पहल नहीं किया गया है। अभी मैं बात करूं कि अगर किसी महिलाओं को डिलीवरी का कोई केस होता है तो उस इलाज के लिए एम्बुलेंस में नहीं बल्कि ऑटो में, टेम्पो में लाद के उससे जानवरों की तरह इलाज के लिए ले जाया जाता है। लेकिन अगर पूरा पंचायत में एम्बुलेंस की कोई सुविधा कर दी जाए जिससे महिलाओं को या फिर किसी भी इमरजेंसी आपातकालीन व्यवस्था में किसी भी पेशेंट को अस्पताल ले जाने में सुविधा हो तो हमारे पंचायत का जो एक समस्या है स्वास्थ्य की समस्या, उसका समाधान हो जाएगा। मैं तीसरी अगर बात करूं तो वो है सिंचाई व्यवस्था की समस्या, पानी की समस्या। हमारे क्षेत्र में किसानों की कमी नहीं है, ये आप लोग सभी भली भांति पता होगा मेरे पंचायत वासियों को। हर कोई किसान का बेटा, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हर कोई अपना घर जो है वो एक खेती बाड़ी से अपना परिवार को चलाते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जो सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से उनका सारा मेहनत, सारा पैसा उनका सिंचाई व्यवस्था नहीं मिलने के कारण सारा फसल उसका बर्बाद हो जाता है, सारा मेहनत पैसा उसका बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर उस तरह का कोई आप कहें तो डीप बोरिंग या फिर कोई तालाब का निर्माण कर दिया जाए जहाँ जिससे उसको हर समय जरूरत पड़ने पर पानी की व्यवस्था मिले तो हमारा क्षेत्र का जो खेती का जो व्यवस्था है वो थोड़ा ऊपर उतरेगा, लोगों को रोजगार का सृजन होगा, लोग वहाँ से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे और जो लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं 10-15 हज़ार रुपये के लिए, वो घर पर रह के सारा चीज़ कर सकते हैं। और मैं पाँचवीं अगर बात करूँ तो सड़क की बात, अगर मैं बात करूँ अपने गाँव के, और जब मैं भ्रमण किया पूरे पंचायत में तो मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर लोगों को आने जाने की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, सड़क का बिल्कुल भी निर्माण नहीं हुआ है। लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि इस तरह का मेरा सड़क का हाल इस तरह से है, अगर आप सावन के महीने में अगर आप बीज अगर बो देंगे धान का तो वहाँ पे खेती हो जाएगा। इस तरह का बद से बदतर स्थिति है हमारे क्षेत्र में सड़क का, तो रोड का। तो अगर उस तरह का कोई रोड का निर्माण कर दिया जाए तो लोगों को आने जाने की जो समस्याएं होती है उसका समाधान मिलेगा। तो आपने बात किया यहाँ पे शिक्षा का, सिंचाई का, सड़क का और स्वास्थ्य का,
ये चार चीजों पर आपने जो इम्पोर्टेंट बात किया है, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा में परिवर्तन होगा तो समाज का परिवर्तन हो सकता है? सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग करके आप अपने घर, अपने परिवार और अपने देश को बदल सकते हैं। लेकिन अभी तक शिक्षा के ऊपर कोई पहल नहीं किया गया। अगर आप किसी को कुछ दे देते हैं, मान लीजिए आप किसी को पैसा दे देते हैं या फिर कुछ दे देते हैं, तो वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाता है। लेकिन आप किसी को सही शिक्षा दे देते हैं तो वो शिक्षा उसके ज़िंदगी भर काम आता है और वो शिक्षा हमेशा उसके साथ रहता है और उस शिक्षा के इस्तेमाल करके वो पूरा घर परिवार पूरे देश को बदल सकता है। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को ऊपर उठने के लिए, किसी भी स्तर को ऊपर ले जाने के लिए। ये जो पंचायत है, इसमें जो जनप्रतिनिधि होंगे, मुखिया बनेंगे, वो महिला सीट आरक्षित है, तो आप खास करके महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि महिला भी क्या है, नेतृत्वकर्ता उनके अंदर आए, वो भी नेतृत्व करे। तो महिलाओं के लिए खास करके आप क्या करिएगा 5 साल में? महिलाओं के लिए देखिए, अभी सबसे जो ज़्यादा प्रमुख जो समस्या है स्वास्थ्य के लेकर, अगर मैंने पहले भी बता चुका है कि समस्या जो है अभी, अगर किसी महिला को किसी भी आपत्कालीन अवस्था में अगर डिलीवरी की मैं बात करूं, तो उस समय उनको अस्पताल ले जाने के लिए हमारे पंचायत में वैसा कोई साधन नहीं है, वैसा कोई एम्बुलेंस नहीं है जिससे उनको आसानी के साथ अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो अगर मुझे मौका मिलता, अगर मुझे यहाँ की जनता अगर समर्थन करती है और मुझे अगर यहाँ से मुझे विजय प्राप्त होता है, सत्ता में बैठने का मौका मिलता है, तो मैं अपने जनता के लिए, पूरे पंचायत वासियों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाऊंगा, जहाँ से महिलाओं को सामान के में उनको अस्पताल ले जाने में, आ जाने में आसानी प्राप्त हो। आप देखे होंगे तो ये समस्याएं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वो बहुत ज़्यादा रहता है। लोगों को इसमें बहुत सारा परेशानी रहता है क्योंकि दूर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए, नज़दीक में कोई उस तरह का व्यवस्था नहीं है। इस वजह से इनका भी सोच है एक बेहतरीन तरीके से अपने पंचायत का विकास करना। हम अंत में आपसे ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि आपके साथ पूरे जनता का समर्थन मिलेगा, तो आप पूरे जनता को अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से वो आपके साथ जुड़े? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के ऐसे नेतृत्वकर्ता का चयन करें जो आपकी समस्याओं को सुने, और ऐसे नेतृत्वकर्ता के हाथ में आप अपने पंचायत का कमान दें जो ऊपर के बड़े बड़े नेताओं से, जैसे सांसद, विधायक से लड़के फंड लाए और आप लोगों तक पहुंचाए। ऐसा नहीं कि आप लोगों से लड़े और आप लोग से 10,000 5,000 रुपये लेके हाथ दूसरे बड़े बड़े नेताओं के साथ हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करें। ऐसे नेतृत्वकर्ता का हाथ में आप दीजिए जो आपके लिए लड़े, बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं से आंख में आंख डाल करके बात करे और आपकी समस्याओं का समाधान करे। आप क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो अभी चुनाव के जो चरण चल रहा है, चुनाव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा, दारू, मुर्गा में क्या है कि बदल जाते हैं, उन लोगों को आप कैसे जोड़ करके अपने साथ रखना चाहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि चुनाव जो है वो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष में आपका पूरा दिशा और दशा बदलता है। अगर आप इन 5 वर्षों को, अगर किसी को मुर्गा में, दारू में, किसी के बहकावे में आकर अगर गलत प्रतिनिधि का चयन करते हैं, तो आने वाला 5 साल है, आने वाला जो आपका 5 वर्षों का जो आपका भविष्य जो है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। और फिर आपको जो अभी 500 रुपये में, 1,000 रुपये में आप जो बिक रहे हैं, वो का कीमत आपको 5,000 10,000 रुपये में चुकाना होगा। तो आप लोग सही कैंडिडेट का चयन करें, अच्छे नेतृत्वकर्ता का चयन करें जो आपके हित के लिए लड़ सके, आपके बच्चों के लिए लड़ सके, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ सके। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता का चयन करें। तो यहाँ से आपने सुना हमारे साथ जमुआ प्रखंड के बलगो पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी श्रीमती दखिया देवी के प्रतिनिधित्व करता राजेश रविदास जी हमारे साथ थे, और यहाँ से कुछ जनता तक अपनी आवाज पहुँचाने के लिए, जनता से अपील करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करने का काम किए कि आखिर एक अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता का चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 साल जो समय होता है ये कम नहीं होता है किसी भी पंचायत के विकास को लेकर के। तो आप अपना कीमती वोट का इस्तेमाल एक अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता को चुनने में अवश्य करें, क्योंकि आपका ही एक वोट निर्धारित करता है कि आपका 5 साल आने वाला किस प्रकार से होगा, विकास होगा या फिर उसी प्रकार से रह जाएगा, कमीशन मुक्त रहेगा या फिर मिशन से भरा रहेगा। एक अलग मिशन के साथ यदि काम किया जाए तो पंचायत का भी बेहतरीन विकास हो पाएगा। तो सफर नया भारत से बस यही कहेंगे कि अपना कीमती वोट का इस्तेमाल अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता को चुनने में जरूर करें। सफर नया भारत से एक नए बलगो पंचायत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।